हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन खत्म किया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले टॉपिक लिख लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन। आज टॉपिक का नाम है टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस dependence temperature dependence of the rate of a reaction। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इन जनरल ये माना जाता है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डबल हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना है। बाय इंक्रीज इन 10 डिग्री ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट लिखो, फॉर ए chemical reaction for a chemical reaction with rise in temperature, for a chemical reaction with rise in temperature with rise in temperature by 10 degree, the rate constant rate constant is, देखो एग्जैक्ट टू नहीं होता बट ऑलमोस्ट उसके आसपास ही होता है, तो नियरली डबल। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। तो ये पॉइंट, अब क्या होता है कि आपको, जैसे ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, बट हम किस इक्वेशन के थ्रू इस चीज को देख सकते हैं, या मतलब कौन सी इक्वेशन है जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन लिखता है, तो उस इक्वेशन का नाम होता है आरियनस इक्वेशन। लिखो, नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं ये इस इक्वेशन का नाम होता है जिससे हम लोग रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालते हैं। इस इक्वेशन का नाम है आरियनस 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 इक्वेशन। ठीक है, तो आरियनस इक्वेशन क्या होती है? ये रहता है के ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर। ठीक, तो ये क्या है? के ए ई ई की पावर माइनस ई ए बाय आर। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स बताते हैं। ए जो है आपका, ये आपको बोला जाता है अरियनस फैक्टर, आर इनस फैक्टर बोलते हैं इसको, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, अरियनस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, या फिर इसको आप प्री इक्वेंशियल फैक्टर भी बोलते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। उसके बाद आर, आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है। आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, टी आपका टेम्परेचर रहेगा इन केल्विन, टी ये टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है,
T जो है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टी टेम्परेचर है केल्विन, आर गैस कांस्टेंट है, ए आपका रियनेस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्री फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो ये आपका नोट कर लीजिए। फिर अगला आपका जो ई है क्या होता है ये भी लिख लो। इसमें ई क्या है, ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्शन के लिए, उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन इन अ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे ना एक टर्म और है जो आपको पता होना चाहिए, ये जो ई की पावर माइनस ई बाई आर टी, इसको एक स्पेशल चीजें बोलते हैं, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है, ई डिवाइड बाय आर टी, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ molecules, मॉली फ्रैक्शन ऑफ molecules that have kinetic energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी का मतलब है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, यानी यही वो मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे आपके, ठीक है। तो ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी का हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप पहले ये सारा नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ कुछ पॉइंट। जल्दी से नोट कर लीजिए सारा, फिर आगे कराता हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको अरियंस इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन से आप रेट कांस्टेंट, जैसे के आपका रेट कांस्टेंट है, के आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आता है, जिसमें ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आर आपका गैस कांस्टेंट है, और ये जो पूरा फैक्टर है ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन है काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो आप ये सारा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। एक चीज और अगर आपको लिखना है तो इसकी जो यूनिट होगी एक्टिवेशन एनर्जी, ये जूल पर मोल में रहती है। इसकी जो वो होगी जूल पर मोल, जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अब आप इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिएगा सारा, फिर मैं आगे कराता हूँ। देखिए, अब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अब इसमें आगे पॉइंट करा रहा हूँ, पॉज करके आप कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आप समझिए कि जैसे आपको के क्या दिया हुआ है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट समझो आप, क्या होता है कोई भी रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट जब बना रहे होते हो तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती है,
किसी भी रिएक्टेंट से आप अगर फॉरवर्ड प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कहलाता है और ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो इन दोनों के लिए हम अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो के एफ जो होगा हमारा वो आ जाएगा ए ई की पावर माइनस ई ए एफ आर टी, और के बी जो होगा हमारा वो आ जाएगा ए ई की पावर माइनस ई ए बी आर टी। ठीक है। अगर और क्या होता है, के इक्विवेलेंट जो होता है, जो हम लोग जिसको के कहते हैं, वो के फॉरवर्ड डिवाइड बाय के बैकवर्ड होता है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करूँ तो देख रहे हो आप, ए का आपका जैसे ये ई, इसको ए डैश मान लेते हैं क्योंकि दोनों का ये हो सकता है सेम ना हो, तो इसको ए डैश मान लेते हैं, फॉरवर्ड बाय आर टी, और इसको ए डैश मान लेते हैं ई माइनस ई बैकवर्ड बाय, ठीक है। और अगर हम दोनों को अगर आप करें तो देखो हमारा के क्या आएगा, के इक्विवेलेंट, या इसको आप के भी बोल सकते हो, यह आ जाएगा ए दोनों डैश ई की पावर माइनस ई ए एफ माइनस ई ए बी डिवाइड बाय, ठीक है। मतलब माइनस मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो माइनस अगर आप करोगे तो ये ऊपर जाके वैसे प्लस हो जाता है, तो यही इक्वेशन बनेगी, माइनस में ई एफ माइनस ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो डेल्टा एच है आपका, हम्म हम्म। अब एक चीज देख रहे हैं हम, इसको ना रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कह सकते हैं, मतलब सॉरी, रिएक्शन एंथैल्पी जो है डेल्टा एच जो है, इसको हम लोग आर एच, रिएक्शन एंथैल्पी जो होगी वो हो जाएगी आपकी ई ए एफ माइनस ई, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की, ठीक है, ये है। तो एक तरह से मैं इसको इस तरह से, ये पूरे कोई कांस्टेंट कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, ए डबल डैश बोल रहा हूं मैं इसको, ई की पावर माइनस में डेल्टा एच रिएक्शन का, ये आ गया। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर इसमें कुछ एनालिसिस है जो मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ। ये आपका फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, जैसे के इक्विवेलेंट फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड आता है मैंने, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जीज है, इसको फिर हमने पुट करके फाइनली ये निकाला। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे थोड़ा और इसको एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें। देखो आपके पास क्या आया, ए डबल डैश ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर, ठीक है, ये आया। अब एक चीज देखो, आपके पास दो सिचुएशन इसमें बनेगी। सबसे पहले अगर डेल्टा एच आपका लेस देन जीरो है तो ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो देखो एक्सोथर्मिक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, अगर लेस देन जीरो है तो ए डबल डैश ई की पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा एच, डेल्टा एच पॉजिटिव में आ गया, और आर बाई टी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज कम होगी, तो इक्विवेलेंट आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, यानी टी अगर आप इंक्रीज करोगे तो EQ डिक्रीज होगा।
क्योंकि ये इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो ये वाली वैल्यू यानी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीज विद इंक्रीज with increase of temperature rate constant decrease, rate constant decrease होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एंडो में देखो, अगर आप इक्वेशन देखोगे तो के इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, के डबल डैश ई की पावर माइनस में डेल्टा एच बाय आर टी रहेगा। अब ये नेगेटिव में रहेगा तो एक तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर डेल्टा एच बाय आर टी। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वाली वैल्यू घटेगी तो ये बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विवेलेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, टी इंक्रीज हो रहा है विद, टी इंक्रीज करेगा, के इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर, ठीक है। के इक्विवेलेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, विद टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आप पहले नोट कर लो। देखो, ये मैंने जस्ट आपको प्रूव करके बताया कि टेम्परेचर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेट कांस्टेंट घटता है और एंडोथर्मिक में रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन के ये रेट कांस्टेंट है जो इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर और इसमें डिक्रीज होगा। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, आपके पास एक इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाई थी वो क्या थी, के ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, अगर हम सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, टी को इंक्रीज कर रहे हैं, टी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, के इंक्रीज हो रहा है। अगर इफ ये कांस्टेंट है, ठीक है? और अगर आप, अगर ईए को डिक्रीज कर रहे हो, अगर आप ईए को देखो, इसको ना आप ऐसे भी दे सकते हो, ए ए ई की पावर माइनस में ई ए बाय आर टी। अब अगर आप ईए को डिक्रीज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आपका ये इंक्रीज होगा, या आप टी को इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू तब भी डिक्रीज होगी। एक बात बताओ, अगर आप टी को इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, देखना, ये डिक्रीज हुई तो आपका ये इंक्रीज हो गया क्योंकि नीचे है ना। और अगर आपने इसको डिक्रीज कर दिया तो भी ये डिक्रीज हो गया, तो भी आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा, टी। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट
rate constant is exponential, exponential, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे क्या होता है, एनर्जी का डायग्राम कैसे बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, आपको समझ लो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इससे आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाला है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाला है, ठीक है। तो अगर आपको इसका देखो, यहाँ पे दो चीज आपको मैंने बताया, डेल्टा एच क्या होता है, ई ए एफ माइनस ई ए बी। और अगर अब इसमें देखो दो केस बनेंगे, इफ डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और इसके अंदर ई ए बी ग्रेटर देन हो जाएगा ई एफ, तभी नेगेटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा इफ डेल्टा लेस देन जीरो है, तो ई ए बी ग्रेटर देन हो गया, ठीक। तो देखो अब इसमें देखो, आपका ग्रेटर, अब इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे आपका एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम्म, देखो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होता है। और इस साइड आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जो रिएक्शन में आपके यूज हो रहे होते हैं। इसको आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल दो या कोऑर्डिनेट बोल दो, कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका रिएक्टेंट रहेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो यानी ये कहीं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको, मान लो यहाँ पे है, जहां से अब ये पहले ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे कुछ बनेगा, और फिर उसके बाद एक एनर्जी पे आएगा, फिर ये कुछ ऐसे होके ये यहाँ कुछ है, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका फॉरवर्ड वाला, ई ए एफ वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये ई ए बी वाला पार्ट है, ठीक है। और ये इनके बीच का डिफरेंस है, ये डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करता है, ये डेल्टा एच होगा। तो डेल्टा एच आपका था क्या था, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ठीक है। इसमें क्या होगा, डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका कब केस है, एक्सोथर्मिक का केस है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है।
तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट करा रहा हूं मैं। अब देखो दूसरा वाला केस, जब आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या होगा, आपका वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, और ग्राफ में थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है आपका, ई एफ माइनस ई ए बी। तो अब आपको यहाँ पे ई ए एफ ग्रेटर देन होगा ई ए बी, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, कुछ ऐसे जाएगा, और इस बार कुछ यहीं पे जाके खत्म। तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है। ये आपका इस बार ई एफ की वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि इस बार बड़ी है, और ई ए बी की वैल्यू ये ई ए बी है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और इनके बीच में डेल्टा एच हो जाएगा। ये आपका डेल्टा एच है, ठीक है। ठीक है, डेल्टा एच, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी का डिफरेंस रहता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देख रहे हैं आपका रेट कांस्टेंट कैसे वैरी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये पॉज करके कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप दो डिफरेंट टेम्परेचर, आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है, के ए ई की पावर माइनस ये बाय आर टी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ले रहे हैं। एट टी वन पे क्या हो जाएगा, मैं इसको मान रहा हूँ के वन ए ई की पावर माइनस ई ए। देखो रेट कांस्टेंट ये अगर हम सेम रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, तो इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर टी वन हो जाएगा। ऐसे ही आप एट टी टू लोगे तो क्या लोगे, के टू। इसको करने, ठीक है, ए ई माइनस ई ए बाय आर टी टू। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब आपके पास दे रखा है के ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहा हूँ, नेचुरल लॉग एल एन के एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो नेचुरल लॉग ए प्लस में नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी हो। देखो नेचुरल लॉग ई जो होता है वो वन के बराबर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ए माइनस में ई ए बाय आर। ठीक है, ये चीज समझना, नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, नेचुरल लॉग ए इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस में ये बाय आर। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे कराऊँ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनी, नेचुरल लॉग ए, सॉरी, आपकी इक्वेशन बनी नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ए माइनस में ये बाय आर। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, हाँ यही है ना, नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ए माइनस ये बाय आर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन से वाई सी प्लस एम एक्स से अगर इसको मैं रिप्लेस करूं, जिसमें वाई हो गया आपका नेचुरल लॉग के एक्स, एक्स हो गया 1/t। तो देख रहे हो सी जो है ये इंटरसेप्ट कहलाता है, ये जो आएगा आपका नेचुरल लॉग ए आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है, और एम जो है ये आ जाएगा माइनस ये बाय आर, ये आपका स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें इसमें पुट करो तो देखो आपका स्लोप कैसा ग्राफ बने, ये आपका नेचुरल लॉग ए है, इधर नेचुरल लॉग के ये आ गया, और यहाँ पे आपका 1/t है, 1/t। ठीक है, और इसका जो वो बनेगा ग्राफ ऐसा बनेगा सीधा, जहां पे ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट आपका क्या है एल एन ए, ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, और इसका स्लोप जो है, ये जो है एम जो है इसका माइनस ये बाय आर हो जाएगा, इसे हम स्लोप बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक तो ये तरीका, इसी में अगर आप देखो क्या होता है, नेचुरल लॉग ए जो होता है, नेचुरल लॉग ए जो एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.303 लॉग। ठीक है, तो अगर मैं इस सब में लॉग की वैल्यू रिप्लेस करता तो मैं ऐसे लिखता 2.303 लॉग के इक्वल टू में 2.303 लॉग ए माइनस में ये बाय आर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखो रिप्लेस कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, मैं ये 2.303 यहाँ ले जा रहा हूँ, तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस में ई ए 2.303 आर 1/t मल्टीप्लाई में 1/। ठीक है, अब अगर आप इसको फिर रिप्लेस कर दो वाई सी एम एक्स से, तो आपको देखो यहाँ पे सी जो आएगा, इंटरसेप्ट जो सी आएगा यहाँ पे, अगर आप इसको रिप्लेस करोगे, देखो लॉग के है यहाँ पे, लॉग के है, और यहाँ पे 1/t ही है, 1/t ही है, लॉग के 1/t है, और यहाँ से आप इंटरसेप्ट कर रहे हो ऐसे। ठीक है, तो देख रहे हो ये जो है ये तो आ गया आपका लॉग ए, ये इंटरसेप्ट जो है ये लॉग ए है, ये क्या है लॉग ए। ठीक है, लॉग ए क्या है आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट है, ये ध्यान रखना, लॉग ए जो है यहाँ पे ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, लॉग ए इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप जो इसका आएगा इस बार ये वैल्यू अलग आ जाएगी, स्लोप में क्या होगा ये देखो, माइनस में ये डिवाइड बाय 2.303 आर। ठीक है, ये जो है ये आपका स्लोप है, ये स्लोप है जिसको हम लोग एम, ठीक, तो माइनस ये 2.303 आर ये है इसका स्लोप। तो देख रहे हैं दो अलग अलग ग्राफ हमने बनाया है, ये वाला दोनों इसके लिए है। ठीक है, और इसके केस में आपका लॉग ए इंटरसेप्ट होगा और स्लोप आपका ये होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों अलग अलग केसेस हैं। एक इसमें देखो ये इक्वेशन है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों से हमने दो ग्राफ बनाए हैं,
और ये एग्जाम में भी आते हैं, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें आपका स्लोप जो है -EA/2.303 R है, स्लोप इसमें ये है, और इंटरसेप्ट जो है आपका वो log A है, इंटरसेप्ट जो है आपका वो log A है। इंटरसेप्ट जो है आपका इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे log A था, ठीक है। तो अब ये सारा नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे कुछ पॉइंट्स करा रहा हूँ इसमें, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे ग्राफ है, जो ध्यान रखिएगा, नेचुरल लॉग के साथ वाला ग्राफ और लॉग के साथ वाला, ठीक है। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अब आगे करा रहा हूँ। आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अगला देखिए, आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई लॉग के इक्वल टू में लॉग ए माइनस में ये 2.303 RT, यही आया ना इक्वेशन आपका। देखो, लॉग के लॉग ए माइनस में ये 2.303 RT, लॉग के लॉग ए माइनस में ये 2.303 RT, ठीक। अब देखो, मैं वही सेम इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी आपकी, टेम्परेचर T1 T2, यही चीज इसके लिए लिखूंगा, एट T1। आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग के इक्वल टू में लॉग ए माइनस में ये 2.303 R T1 एट T2 लॉग, ये K1 हो जाएगा, ये K2 लॉग ए माइनस में ये 2.303 R T2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 2 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को करोगे तो देखो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका लॉग K2 माइनस में लॉग K1। देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, आप इसको पहले लिख रहे हो तो ये आ जाएगा माइनस में ये 2.303 RT2, और यहाँ पे आएगा ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आपका इसको माइनस किया हो ना, तो ये माइनस हो गया, जैसे ये चीज माइनस में आ जाएगी, ये भी माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर कर रहे हो तो ये आपका देखा लॉग K2 माइनस में आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये एज इट इज आ गया, और ये माइनस था प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 2.303 RT, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ ना, वरना कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखो ये चीज आपकी आ गई, इसको हमने अब क्या लिखेंगे, इसको हम कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें से, सारा पार्ट जो कॉमन है, ये 2.303 R 1/T1 माइनस में 1/T2, 1/T, ठीक। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में, ये देखो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई जो होता है, लॉग एक्स वाई हो जाता है, लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू में ये रहेगा ही रहेगा,
2.303 R हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1, और T1 इंटू ये आ जाएगा। ठीक है, T2 माइनस T1 लिख लो, या फिर चाहो तो आप पूरा एज इट इज ही लिख सकते हो, ये 2.303 R 1/T1 माइनस में 1/T2। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर लो, ये इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये लॉग के साथ है, तो ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करेगा आप कौन सा याद करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक है पूरा। यहाँ तक ठीक, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराऊंगा। आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आपकी इक्वेशन ये बन गई, लॉग K2/K1 ये 2.303 R 1/T1 माइनस में 1/T। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आप लोग याद कर लेना, जो बार बार यूज होती है। ठीक है, ये आपको जब ये यूज होगी जब आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो दो इक्वेशंस लिखाई थी, लॉग K इक्वल टू लॉग A माइनस में ये 2.303 R 1/T। ठीक है, एक तो ये वाली, और एक नेचुरल लॉग ए के, नेचुरल लॉग ए माइनस में ये बाय आर। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये इक्वेशन यूज होंगी आपकी इक्वेशन में। ठीक है, और आप चाहो ना तो ये ड्राइव भी कर सकते हो इससे, जैसे के क्या होता है, ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो आप नेचुरल लॉग लेके इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप जैसा आपको सही लगे करना। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो करा देता हूँ मैं, फिर हम लोग क्लास अपनी ऐड करेंगे। ठीक है, जल्दी से इतना कुछ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं अभी, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, फिर मैं एक लास्ट इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको करा देता हूँ, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं आगे करा रहा हूँ, जिसमें आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो टॉपिक का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें देखो करना क्या, मेन आपको इसमें कर्व समझना है, तो मैं पहले आपको डायरेक्ट कर्व ही बना देता हूँ। देखो ये कर्व में क्या होगा, कर्व कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक, इसका जो कर्व बनता है कुछ ऐसा बनता है कर्व। अब इस कर्व में मेन आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने हैं। सबसे पहले जो पीक वाला पॉइंट आ रहा है ना, जो इसका पीक पॉइंट, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जिसका सबसे पीक होता है। ये जो है, ये है मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक पॉइंट होता है जहां पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी आता है। जैसे मान लो कि मैंने एक एरिया ले लिया, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया जहां पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला, ये मैंने ले लिया एक ये, इसको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को बोलेंगे। ये हमारा ये है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ये से ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करा पाते हैं। जैसे इसका ये वाला पार्ट मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है? और ये वाला पार्ट ऐसा है जो ब्लू कलर से कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये क्या होता है, रिएक्शन में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म बता रहा हूँ अफेक्टिव कोलिजन, जिसका हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन नॉट शो अफेक्टिव कोलिजन, अफेक्टिव कोलिजन। अफेक्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन नॉट शो अफेक्टिव कोलिजन, मतलब ये वाले मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनसे रिएक्शन पार्ट होगी नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसको रेड कलर से कर देते हैं। ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद, यहाँ पे इनकी एक्टिवेट काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये कहते हैं कैन, ये शो अफेक्टिव कोलिजन, कैन शो अफेक्टिव कोलिजन, अफेक्टिव कोलिजन। ये क्या करते हैं, जो कोलिजन जिनका अफेक्टिव होता है वो ज्यादा इजिली रिएक्ट करते हैं, मतलब ये रिएक्शन जो रिएक्शन शो करेंगे, ये मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं शो करेंगे। ये अफेक्टिव कोलिजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए बस, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो मैक्सिमम वाला है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक, तो आप पहले इसको इतना नोट कर लो, इस डायग्राम को बना लो, फिर मैं आगे आपको ये ग्राफ बना लो, फिर आगे समझा। और ये जो है ये आपका बराबर होगा ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। ये मैंने आपको पहले भी समझा, ई जो है ये जो वाला जो पार्ट है ना, ये ई की पावर माइनस ए बाय आर टी के बराबर होगा। और ये चीज, ये जो एरिया इसके अंडर का होगा, ये हमेशा यूनिटी, क्योंकि आप फ्रैक्शंस ले रहे हो ना, तो ये हमेशा वन यूनिटी के बराबर होता है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, ये यूनिटी होगा, एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ। यहाँ पे ना पॉइंट भी आप लिख लेना। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया पीक ऑफ द कर्व। ये पीक ऑफ द कर्व है, पीक ऑफ द कर्व है। काइनेटिक एनर्जी विद मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, विद मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड करा देता हूं आपको। हम्म, अब देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल का। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो इसमें ग्राफ में क्या वेरिएशन आएगा ये आप समझिए। टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो ये आप पहले लिख लीजिए, फिर इसमें टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन आता है ये आप समझिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखिए, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा इसके ग्राफ में ये समझिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब हम देख रहे हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर ले रहा हूँ, एक मैं ये वाला ले रहा हूँ। ठीक, और एक दूसरा टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये टेम्परेचर टी मान रहा हूँ, इसका इसका टेम्परेचर टी है, और इसका T+10 है, मैंने 10 डिग्री बढ़ा दी, T+10 डिग्री। ये T डिग्री पे है, ये T+10 डिग्री पे। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे कुछ एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका एक्टिवेशन एनर्जी मान लो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है ये। ठीक है, तो इसके इधर वाले मॉलिक्यूल होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। बट आप ये देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से ये ग्राफ में बढ़ा है, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ऐसे लिख देते हैं, जी ऑफ, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है।
फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट से, अब एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, आपका पहले नॉर्मल एरिया ये था, पहले ये वाला एरिया था जो रिएक्ट कर रहा था, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको देख रहे हो एक्स्ट्रा एरिया, इसमें ये वाला पार्ट एरिया और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, मतलब ये पूरा ही एरिया इसमें आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ गए, और कितने बढ़ेंगे, ये डबल होते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप चाहो तो एक चीज लगती है, तो ये वाला जो एरिया है आपका रेड वाला, ये जो रेड कलर का एरिया आप शो कर रहे हो, ये है सिर्फ टी टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, रिएक्टिंग एट टी। ठीक है, बट जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये पूरा एरिया आ जाएगा इसमें। ये वाला जो है ग्रीन कलर वाला, ये है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट T+10 डिग्री। ठीक है, तो ये आप दोनों नोट कर लीजिए, पहले ये सारा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। आप एक चीज देख रहे, एरिया बढ़ गया, पहले सिर्फ इतना एरिया था, बट जब आपने उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एक एक्स्ट्रा एरिया इसमें ऐड हो गया है। तो जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ाया, ये बढ़ा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस है वो करा देता हूं मैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट, कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, एज प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यूनिटी होती है, एज टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन, मस्ट बी यूनिटी। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे है कि बाय इंक्रीज टी, बाय इंक्रीज टी बाय 10 डिग्री, then reacting molecule become double, then reacting molecule become double, reacting molecule become double। ठीक है, reacting molecule become double। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। इसमें कुछ और एनालिसिस है जो करा देता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो।
हम्म। देखो एक एनालिसिस आप यहाँ पे और समझ सकते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ज्यादातर मॉलिक्यूल हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे देख रहे हो एक कर्व आपका थोड़ा ब्रॉड हो गया, इससे क्या हुआ कि ज्यादातर मॉलिक्यूल जिनकी हायर एनर्जी है वो ब्रॉडर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, बाय रेज बाय रेज इन टेम्परेचर, बाय रेज इन कर्व मूव टूवर्ड हायर एनर्जी साइड, हायर एनर्जी साइड। ठीक है, हायर एनर्जी साइड में मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं कर्व जो है ब्रॉडन हो रहा है। कर्व आपका जो है ब्रोडन है, ब्रोडन। ठीक है, ब्रोडन आउट हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, हायर। तो ये आप नोट कर लीजिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका जो कर्व होगा वो ज्यादा ब्रॉड होगा और वो हायर एनर्जी की तरफ मूव करेगा ज्यादा, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए, अभी हमने क्या किया, सारी थ्योरी देख ली है कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, रेट कांस्टेंट का या एनर्जी का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग इतना कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, आप ये सारा नोट कर लेना। ठीक है।